जय हिंद कैडेट्स एंड डिफेंस ड्रीमर्स। मैं सीएम दीक्षित आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी डिफेंस फैमिली में। सबसे पहले मैं आप सभी से माफ़ी चाहूँगा जो इतनी देरी से यह वीडियो आ रही है। पूर्व में कुछ ऐसी घटनाएं हो गई थी जिसके कारण मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था और अपलोड नहीं हो पा रही थी। इसके बावजूद आपने मेरी पिछली वीडियो हिस्ट्री ऑफ एनसीसी को बहुत सारा प्यार दिया, जिसके कारण आज हमारी डिफेंस फैमिली में पूरे सहस्त्र यानी 1000 लोग जुड़ चुके हैं। इस फैमिली को मजबूत बनाने में जिन जिन लोगों का सहयोग है मैं उनका बहुत सारा धन्यवाद करता हूं और उनका आभारी हूं। अब ज़्यादा बातचीत ना करते हुए आइए चलते हैं एनसीसी की दुनिया में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एनसीसी पेपर को 4 भागों में विभाजित किया गया है। यदि आप उसके बारे में नहीं जानते हैं तो ऊपर आई बटन में या नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक डाल रखा है, इंट्रोडक्शन ऑफ एनसीसी नाम से, आप उसमें जाके देख सकते हैं। उस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बनाने में आसानी होगी। एनसीसी का सबसे टफ पार्ट मिसलिनियस सब्जेक्ट को माना जाता है। चूँकि ये मिसलिनियस सब्जेक्ट आप लोगों को पढ़ाया नहीं जाता। जो स्पेशल सब्जेक्ट्स होते हैं वो तो आपके पीआई स्टाफ पढ़ा देते हैं, लेकिन जो मिसलिनियस पार्ट होता है उसकी पढ़ाने की जिम्मेदारी एएनओ की होती है, जो आपके कॉलेज के प्रोफेसर्स होते हैं। क्योंकि वो प्रोफेसर पहले ही स्कूल कॉलेज में बिजी रहते, तो ज़्यादातर लोगों को मिसलिनियस पार्ट नहीं पढ़ाया जाता। उसको ना पढ़ाने के कारण ही वह पार्ट सभी को टफ लगता है और बहुत अधिकांश बच्चे मिसलिनियस सब्जेक्ट में ही फेल होते हैं। तो इस पार्ट यानी इस सब्जेक्ट को आसानी बनाने के लिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। इसमें हम सबसे पहले चैप्टर पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड लीडरशिप की बात करेंगे, जिसमें आज हम देखेंगे कि लीडरशिप में क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। लीडरशिप में कुछ ऐसे चुनिंदा क्वेश्चंस हैं जो हर बार हर एग्ज़ाम में लगभग रिपीट होते रहते हैं। मतलब अगर आपने ये क्वेश्चन याद कर तैयार कर लिया है तो इसके बाद आपको आने वाले एग्ज़ाम में कोई दिक्कत नहीं होगी। मतलब इसमें से आपको क्वेश्चन मिल ही जाएंगे, ये मैं गारंटी लेके कहता हूँ। और मैं आप लोगों को वही पढ़ाऊँगा जो ज़्यादातर हर बार पूछा ही जाता है। तो जो बिना देरी करते हुए चलिए हम देखते हैं कि लीडरशिप में क्या क्या होता है। तो लीडरशिप से हम सीधा समझ सकते हैं कि किसी लीडर के बारे में, उसकी अच्छाइयों के बारे में। लीडर कौन हो सकता है? अब एनसीसी आर्मी का पार्ट है, तो इसमें आर्मी में भी जितने भी कोई भी कंपनी होती है, बटालियन होती है, उसका एक कमांडर होता है। मतलब जिंदगी में कोई भी एक गाइड, लीडर क्या करता है? लीडर एक गाइड का काम करता है। तो हम देखते हैं कि लीडर हम किसे कह सकते हैं। कोई भी लीडर, अ लीडर इज वन हु इज इन्फ्लुएंस एंड मोटिवेट द इंडिविजुअल्स, सोसाइटी एंड हिज ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव और विन अ गोल। कोई भी नेता वह व्यक्ति होता है जो किसी व्यक्ति, समाज अथवा अपने संगठन को किसी लक्ष्य की प्राप्ति अथवा जीतने के लिए प्रेरित करता है। लीडर ही आपको लीडरशिप प्रदान करता है, वही बताएगा कि आगे आपको क्या करना है। अगर 100 लोग हैं, उनके बीच में अगर एक संस्थापक, एक व्यवस्थापक ना हो तो वो 100 लोग इधर उधर हो जाएंगे। 100 लोगों को एक साथ, ना कि 100, किसी भी संगठन या समाज को एक साथ चलाने के लिए किसी ना किसी नेता या लीडर की आवश्यकता होती है। इसके बाद हम देखते हैं राइट अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीडर। लीडर कितने प्रकार के होते हैं? जब आप एनसीसी सिलेबस पढ़ेंगे तो उसमें आपको लीडर 3 प्रकार के दिखाई देंगे। सबसे पहले ऑटोक्रेटिक, जिन्हें निरंकुश कहा जाता है। अब इन्हें तानाशाह या रूलर भी कहते हैं। ये ऐसे नेता होते हैं जिनके ऊपर कोई समाज, कोई कानून आदि लागू नहीं होता, वे अपने मन मर्जी के मालिक होते हैं। दूसरे होते हैं डेमोक्रेटिक यानी लोकतांत्रिक नेता। अब हमारे भारत देश में डेमोक्रेटिक लीडर्स हैं, इनके ऊपर किसी समाज यानी किसी जनता दल, जनता का अधिकार होता है। ये उनके द्वारा चुने या उनके द्वारा मतदान प्राप्त होते हैं। इसके बाद आते हैं लेसीज फेयर, ये अहस्तक्षेप नेता होते हैं। ये वे नेता होते हैं जो बिना किसी हस्तक्षेप के कार्य करते हैं। मतलब इनके कार्य में कोई भी मंत्रिमंडल, कोई भी संस्था बाधा नहीं बन सकती। इसके बाद हम देखते हैं अब कुछ और प्रकार के नेता होते हैं, इनको भी हम पढ़ लेते हैं। कभी कभी आप ये भी पूछ लिया जाता है और आप ये भी लिख देंगे तो ये भी गलत नहीं होगा। पहले नेता होते हैं बॉर्न लीडर्स। अब ये जो लीडरशिप की टाइप्स है, ये आपके पर्सनालिटी से उभर के आती है। जब आप कोई एग्ज़ाम ऐसा देंगे, जैसे कि मान लीजिए जो आर्मी में एग्ज़ाम होता है सीडीएस, एनडीए, जिसमें आप ऑफिसर्स बनते हैं, तो होती OLQs, ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज़। तो इसको उस चीज़ से जोड़ के हम देखते हैं। पहले नेता होते हैं बॉर्न लीडर्स। बहुत सारे बच्चों, आपके ही बहुत सारे दोस्त होंगे
जो शुरू से राजनीति या नेतागिरी में ज़्यादा रहते होंगे, मैं सीधे कह रहा हूँ, ऑफेंड मत होइएगा, मतलब नेतागिरी में ज़्यादा, तो उनके अंदर किसी भी ट्रूप को लीड करने की काबिलियत बचपन से ही होती है। वो बचपन से ही ऐसे माहौल में पैदा होते हैं या ऐसे माहौल में ढले होते हैं कि वो 10 लोगों को या 20 लोगों को या किसी समूह को संभाल सके। इसके बाद आ जाए ट्रेंड लीडर, प्रशिक्षित नेता। ये ऐसे लीडर, जैसे आप सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप एसएसबी की तैयारी कर रहे हैं, आपको ओएलक्यू के लिए आपने कोई संस्था ज्वाइन कर ली, तो वहाँ आपको क्या किया, वहाँ आपको लीडरशिप क्वालिटीज़ आपको सिखाई तो जा रही हैं, आपको ट्रेनिंग दी जा रही है। तो ये ऐसे नेता हो गए ट्रेन लीडर्स, जो जिन्हें इंस्टीट्यूशनल लीडर भी कहते हैं। इसके बाद आता है कंसिडर्ड लीडर, कि उनको बहुत लोग मान लेते हैं। अब जैसे गाँव में, या अभी चुनाव भी आने वाला है, गाँव में या कहीं भी कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो थोड़ा समझदार होता है, तो उससे कम समझदार व्यक्ति उसको नेता मान लेते हैं। मतलब अगर उसने कोई बात कही तो हाँ उसकी बात ही सच है, तो वे ऐसे लीडर होते हैं कंसिडर्ड लीडर, यानी मान लीजिए नेता। इसके बाद हम देखते हैं, अब ये जो क्वेश्चन है, व्हाट आर द 10 लीडरशिप ट्रेट्स, नेतृत्व के 10 गुण लिखिए। ये क्वेश्चन आपको 100% इस बार या अगले बार या हर बार आपको मिल ही जाएगा। अब अगर आप इसको याद करने बैठे तो इसमें इतनी सारी चीज़ें हैं कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे या भूल भी सकते हैं। आप लिखने गए, वहाँ पे आपको 5 ही याद आ रहा है, 10 ही 9 ही याद आ रहा है, 10 नहीं याद आ रहा है। तो इसके लिए एक ट्रिक है, आप इसको याद करिए, लीडरशिप की जो फुल फॉर्म है उसकी तरह याद करिए, जिसमें LEADERSHIP, इसमें 10 अक्षर हैं, लीडरशिप में 10 अक्षर हैं। अब इन्हीं 10 अक्षरों का अगर आप फुल फॉर्म याद कर लेते हैं तो आप लीडरशिप के गुण लिख सकते हैं। अब अगर आ जाता है क्वेश्चन कि एक अच्छे नागरिक के गुण लिखिए, तो अच्छे नागरिक के गुण में भी आप यही लिख सकते हैं। L का मतलब है लॉयल्टी, ईमानदार। कोई भी नेता अगर ईमानदार नहीं है तो वह नेता नहीं कहलाया जा सकता। इसके बाद आया इंथुजियाज्म, उत्साही, किसी भी कार्य को करने के लिए। अब चाहे जितना बड़ा कार्य हो, अपने संगठन को कराने के लिए या खुद करने के लिए किसी व्यक्ति के अंदर उत्साह होना चाहिए, उस कार्य को करने का मन होना चाहिए। तो लीडर में क्या क्वालिटी होनी चाहिए, वो उत्साही होना चाहिए। तीसरा है अलर्टनेस, सतर्कता। अगर लीडर सतर्क नहीं है तो आने वाले खतरे या आने वाले दुश्मन के बारे में वह नहीं जान पाएगा। अगर लीडर लेजी है, अगर लीडर लेजी है तो उसको देख के जो उसके ट्रूप्स होंगे, जो उसके संगठन में व्यक्ति होंगे, वो भी लेजीपना करेंगे। तो लीडर को क्या होना चाहिए, अलर्ट होना चाहिए। डी है डिपेंडेबिलिटी, निर्भरता। और डी में एक चीज़ और हम जोड़ सकते हैं, डिसीजन मेकिंग, त्वरित निर्णय। अब लीडर को लीडर क्यों बनाया जाता है, लीडर को लीडर इसलिए बनाया जाता है कि यदि हम किसी ऐसे माहौल में फंस जाएं, किसी ऐसी परिस्थिति में फंस जाएं जिसमें निकलना लगभग नामुमकिन हो, तब उस लीडर का निर्णय ही बहुत कुछ डिपेंड करता है। आर्मी में वॉर के समय कमांडर का निर्णय ही सर्वोपरि होता है, क्योंकि पीछे से निर्णय आने में बहुत टाइम लगे। पीछे से कोई अगर आपको आदेश आ रहा है हाई कमांड से, तो उसको आने में बहुत टाइम लग जाएगा। ऑन द ग्राउंड, ऑन द स्पॉट जो निर्णय लेता है वो एक लीडर, एक कमांडर लेता है, तो उसके अंदर डिसीजन मेकिंग की क्षमता होनी चाहिए। पांचवा है इंड्योरेंस, धैर्य। लीडर के अंदर धैर्य होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि कोई काम बिगड़ गया, ठीक, मतलब कोई काम कायदे से नहीं हुआ, तो ये नहीं कि तुरंत घबरा जाए। अगर कोई लीडर है, एक अच्छा लीडर है, अगर उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ है, तो ये उसके अंदर ये नहीं हो जाए कि वो तुरंत घबरा जाए। उसके अंदर धैर्य होना चाहिए कि धीरे धीरे, अगर कोई काम खराब हो गया है या कोई चीज़ खराब हो गई है या कोई मिशन फेल हो गया है, तो उसके बारे में धीरे धीरे रीऑर्गेनाइज करो, पूरा स्ट्रैटेजी बनाओ, तो उसके अंदर धैर्य होना चाहिए। फिर है रिलायबल, भरोसेमंद, उसी में रिस्क टेकर। अब लीडर भरोसेमंद होना चाहिए। अगर लीडर के ऊपर उसके ट्रूप्स का भरोसा ही नहीं है तो ट्रूप्स उसकी बात क्यों मानेंगे, उसकी बात मानेंगे नहीं। लीडर ने कहा लेफ्ट तो ट्रूप्स ने बोला राइट। अब किसी लीडर को लीडर बनने के लिए उसे अपने ट्रूप्स के अंदर उसके लिए भरोसा उत्पन्न करना बहुत जरूरी है। जब वो भरोसेमंद होगा तभी वो लीडर बन सकता है। फिर है रिस्क टेकर, जोखिम लेने वाला। कहते हैं कि दुनिया में बहुत बड़े बड़े काम बिना जोखिम लिए नहीं होते हैं, मतलब बड़े बड़े काम करने के लिए आपको जोखिम लेना ही पड़ेगा। तो लीडर हमेशा ये नहीं है कि हमेशा सेफ प्ले करे, कभी कभी रिस्क भी ले, तो ऐसा लीडर चाहिए। इसके बाद है सिंपथी, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेंस ऑफ ह्यूमर। सिंपथी, अब सिंपथी का मतलब हम ये देख सकते हैं कि अगर उसका कोई ट्रूप घायल हो गया
या वो कोई भी कार्य करने की हालत में नहीं है, तो उसके तरफ थोड़ी सी सिंपथी, थोड़ी सी दया अगर लीडर दिखाता है तो वो एक अच्छा नेता माना जाएगा। फिर है सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर लीडर को खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, उसको खुद नहीं लगता कि मैं कोई कार्य कर सकता हूँ, या ये कार्य मेरे लिए इम्पॉसिबल नहीं है क्योंकि मेरे जो संगठन के व्यक्ति हैं वो मेरे साथ हैं, तो वो लीडर नहीं है। उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। एंड सेंस ऑफ ह्यूमर। कभी कभी, अब इसको हम जंग से देखते हैं, जंग के टाइम जब जंग खत्म होती है, जंग या जंग शुरू होने वाली होती है, तो सेना में एक तनाव का माहौल रहता है, मतलब बहुत टेंशन में रहते हैं, जो सैनिक होते हैं वो बहुत टेंशन में रहते हैं। तो उनके कमांडर को क्या चाहिए, उसके अंदर एक सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए कि किस टाइम पे क्या बात बोलनी है, उन सबको समझा के उन सबको एकजुट रख के रखना पड़ेगा। इसके बाद है ऑनेस्ट। एक अच्छे लीडर के अंदर सच्चाई सबसे पहले होनी चाहिए। अगर उसके अंदर सच्चाई नहीं है तो वो किसी ट्रूप को लीड करने के लायक ही नहीं है। इसके बाद है इंटेलिजेंट, जो कि एक लीडर के अंदर होना ही चाहिए। एंड इनिशिएटिव, पहल करने वाला। अब किसी लीडर को लीडर क्यों बनाया जाता है? उसको लीडर ये इसलिए बनाया जाता है कि अगर कोई काम करना है, कोई मिशन पे जाना है, कोई प्लान बनाना है, तो वो सबसे पहले खुद इनिशिएटिव ले, सबसे पहले वो खुद इस चीज़ के बारे में बात करे, फिर अपने जो संगठन के व्यक्ति हैं, जो अपने साथ के व्यक्ति हैं, उनसे सलाह करे कि ये चीज़ मैंने ये प्लान बनाया है, ये सही है या आप लोगों की क्या राय है। तो ये ऐसा लीडर मिलजुल के, अब ये नहीं कि लीडर बन गए तो फिर अपनी ही कर रहे हैं, किसी की सुन ही नहीं रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके बाद है पोलाइट, सब एंड पार्शियलिटी, पारदर्शिता। अब ये पारदर्शिता को हम एक और मीनिंग से जोड़ सकते हैं, जो है भेदभाव। लीडर के अंदर भेदभाव नहीं होना चाहिए। अब कोई गया, आर्मी में गया, दो लड़के आर्मी में साथ में गए, ठीक है, दोनों मान लो दोस्त हैं, दोनों साथ में गए, एक ऑफिसर बन गया, एक सैनिक रैंक पे, ठीक। फिर जो दूसरा व्यक्ति सैनिक रैंक पे है, मान लो वो ये सोचने लगा कि मेरा दोस्त तो ऑफिसर है तो मुझे तो मिल जाएगा फायदा, ठीक। लेकिन जो वो ऑफिसर रैंक पे गया, जो ऑफिसर रैंक पे लड़का गया, यानी दूसरा दोस्त, उसको क्या चाहिए? उसको ये चाहिए कि अगर उसका दोस्त सही है तब तो उसका साथ दे, लेकिन अब मान लो उसका प्रमोशन करना है, ठीक। दो बच्चे आए, एक उसका दोस्त, एक कोई और लड़का, कोई और सैनिक, उन दोनों का रिकमेंडेशन आया इसके पास कि इन दोनों को प्रमोशन देना है। अब उसके अंदर ये होनी चाहिए कि पार्शियलिटी, वो ये ना देखे कि ये मेरा दोस्त है, ये मेरा दोस्त नहीं है, तो ये जो दोस्त है मेरा, इसको प्रमोट कर दे और उसको रहने दे। दोनों को कंपेयर करो, दोनों की अच्छाइयाँ देखो, दोनों की बुराइयाँ देखो, दोनों का परफॉर्मेंस देखो, उसके ऊपर उसको प्रमोशन करो। मतलब कहने का मतलब है कि लीडर के अंदर भेदभाव नहीं होना चाहिए, किसी रंग, रूप, वर्ड, किसी चीज़ का भेदभाव नहीं होना चाहिए। और वो पोलाइट होना चाहिए, सभ्य, मतलब ऐसा कि अगर उसके निचली रैंक का भी कोई व्यक्ति है, उसकी निचली रैंक का भी कोई सैनिक है, जेसीओ है, एनसीओ है, तो उसके प्रति भी उसका जो व्यवहार होना चाहिए वो नरम होना चाहिए। इस प्रकार का लीडर ही एक सफल लीडर, एक अच्छा लीडर, एक अच्छा नागरिक कहलाता है। इसके बाद हम देखते हैं व्हाट आर द फंक्शन ऑफ लीडर। और लीडर का कार्य क्या होता है? लीडर 5 चरणों में कार्य करते हैं, ठीक। सबसे पहले वो प्लानिंग करेंगे, कोई भी मिशन पे जाना है तो सबसे पहले वे सभी को बटोर कर, जो उनकी टीम के मेंबर हैं, जो उनके संगठन के मेंबर हैं, जो उनकी बटालियन के जवान हैं, उनको एक साथ बैठा के सबसे पहले वो बनाएगा योजना कि कैसे हमको क्या करना है। इसके बाद करेगा ऑर्गेनाइजेशन, योजना बनाने के बाद वो ऑर्गेनाइज करेगा, सबको सब में काम बटेगा कि आप रेकी करने जाएंगे, आप मशीन गन पे रहेंगे, आप इंफॉर्मेशन भेजेंगे इधर उधर। इसके बाद है डिसीजन मेकिंग। इसके बाद जो कार्य होता है वो होता है डिसीजन मेकिंग का, कि उसको डिसीजन लेना है, कि उसको स्टैंड करना है, उसको होल्ड करना है, या उसको फॉरवर्ड आगे जाके उसको फाइट करनी है। इसके बाद एग्जीक्यूशन, कार्यान्वयन। अब जब उसने डिसाइड कर लिया कि हाँ हमको आगे जाके फाइट करनी है, उसके बाद जो उसने डिसीजन लिया है उस पर एग्जीक्यूट करे, जो उसने डिसीजन लिया है उस पर अमल करे। इसके बाद है टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर उसके मिशन के दौरान कोई क्षति हो जाती है, भगवान न करे, अगर उसके मिशन के दौरान कोई क्षति हो जाती है तो ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी जिम्मेदारी है, वो अपने ऊंचे अधिकारियों को वो जवाब देगा कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ और आगे से क्या करें कि ये ना हो। इसके बाद हम देखते हैं अब कुछ क्वेश्चंस, अभी जो रिसेंटली मैंने सी का पेपर दिया है उसमें आ गया था, कुछ नॉन लीडर्स की क्वालिटीज़ पूछ लिया जाता है कभी कभी कि इनकी 10 क्वालिटियाँ लिखिए।
जैसे उसमें कुछ आगे हमारे बहुत ही महान लीडर स्वामी विवेकानंद, फिर आगे महाराणा प्रताप, फिर आगे रानी लक्ष्मीबाई, फिर आगे छत्रपति शिवाजी महाराज, फिर आगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिनकी जयंती भी थी 23 जनवरी को, फिर आगे महात्मा गांधी, फिर आगे सरदार वल्लभ भाई पटेल जिन्हें लौह पुरुष भी कहा जाता है, इसके बाद सरदार भगत सिंह, फिर आगे अटल बिहारी वाजपेयी जो बहुत अच्छे लीडर माने जाते हैं, उनकी भी कभी कभी क्वालिटीज़ पूछ ली जाती हैं, फिर आगे हमारे पीएम श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। पिछली बार आपको जान के हैरानी होगी कि पिछली बार पेपर में नरेंद्र मोदी जी के 10 गुणों के बारे में पूछा गया था। तो यदि आप लोग इनके गुणों के बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। जिनके बारे में ज़्यादा कमेंट होगा उनके बारे में मैं वीडियो इसी हफ्ते में संडे तक बना दूंगा और आप देख सकते हैं कि ये 10 गुण कौन कौन से हम लोग लिख सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आई होप ये जो वीडियो है आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियरी होगी। आप आने वाले एग्ज़ाम में मैं दुआ करता हूँ कि आप अच्छा स्कोर करें और इसमें से आपको मैं लिख के दे दूँ कि क्वेश्चन मिल ही जाएंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आएगा वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में होगा। अब इसी में मैंने पर्सनालिटी डेवलपमेंट इंक्लूड नहीं किया क्योंकि ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी और लंबी वीडियो देखने कोई पसंद नहीं करता, इसलिए शॉर्ट वीडियो देखिए और सटीक देखिए। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।